अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज एंड द बैंक ऑफ पंजाब। मेरा नाम है मुइज़ुर रहमान और मैं हूं शबाज अशरफ। यूएस ईरान वॉर की शुरुआत में 9 मार्च की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुई थी उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट्स को मेंटेन रखा था। बट एट द सेम टाइम द स्टेट बैंक ऑल्सो सिग्नल दैट गोइंग फॉरवर्ड जो डिसीजंस होंगे दे वुड एक्चुअली स्ट्रिक्टली डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द वॉर और उसका जो इकोनॉमी पे ओवरऑल इम्पैक्ट होगा। अगर हम पिछले 50 दिनों पे नज़र डालते हैं तो जो ऑयल प्राइसेस हैं वो तकरीबन $100 के आसपास रही हैं, विच माइट हैव अ स्ट्रेन ऑन द इकोनॉमी गोइंग फॉरवर्ड। मंडे को अब दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होने जा रही है, तो लेट्स सी व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस और इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। अब बात करते हैं मार्केट परफॉर्मेंस की। आफ्टर 2 वीक्स ऑफ अ बुलिश रन द मोमेंटम स्लोड डाउन दिस वीक। 5 में से जो 3 ट्रेडिंग सेशंस थे वो रेड जोन में क्लोज हुए थे। टेक्निकली फ्राइडे को भी मार्केट में मंदी थी, बट टुवर्ड्स द टो एंड ऑफ द मार्केट देयर वाज अ रिकवरी व्हिच चेंज द फाइनल नंबर्स। अगर हम मंडे की बात करते हैं तो जो ट्रेडिंग का आगाज था वो नेगेटिव नोट पर हुआ था बिकॉज द यूएस ईरान सीज फायर वॉज इन इट्स फाइनल आवर्स एंड कंसर्न्स वर लूमिंग। इसको देखिए कहीं दोबारा वॉर शुरू ना हो जाए, विच इज़ वाई इन्वेस्टर्स स्टेड कॉशियस और सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ट्यूसडे को सेंटिमेंट्स शार्पली इंप्रूव हुए जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर इंडेफिनेटली एक्सटेंड करने का ऐलान किया अंटिल ईरान सबमिटेड इट्स proposals। इसी वजह से जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हुए उसकी वजह से KSE 100 इंडेक्स 959 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ। वेंसडे को द मार्केट वंस अगेन टर्न बेरिश बिकॉज ईरानियन डेलीगेशन ने मीटिंग के लिए आने से इंकार कर दिया था, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स तकरीबन 1600 पॉइंट्स नीचे गिरा। थर्सडे को जो नेगेटिव ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहा बिकॉज ऑफ द रीजनल अनसर्टेनिटी और मार्केट तकरीबन 2400 पॉइंट्स की मंदी के साथ बंद हुई। फ्राइडे को भी अगर देखा जाए तो थ्रू आउट द डे इंडेक्स प्रेशर में रहा, बट टूवर्ड्स द एंड जब ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची की दौरे पाकिस्तान की खबर मिली तो उसने सेंटिमेंट चेंज कर दिया एंड ऑल इंटरडे लॉसेस वर इरेज्ड। So in the end, let's see that who took the week. Let's find out in Bulls or Bears, powered by the Bank of Punjab. इस हफ्ते बेयर्स का क्लियर कंट्रोल रहा। ओवरऑल जो 100 इंडेक्स है उसने 3327 पॉइंट शेड किए, यानी 1.9% का डिक्लाइन देखा गया एंड द वीक वाज क्लोज्ड एट 170,672 पॉइंट्स। तो अब हम देखते हैं कि इस हफ्ते के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन रहे। टॉप गेनर्स की तरफ नज़र डालें तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा जो शेयर प्राइस में इजाफा हुआ वो यूसुफ वीवे में हुआ, जहाँ पे शेयर प्राइस 68.4% से बढ़ी। अटक रिफाइनरी 11.2%, गदून टेक्सटाइल 8.9%, इब्राहिम फाइबर 7.9% और मरी ब्रूवरी में 6.3% का इजाफा देखा गया। अब नज़र डालते हैं इस हफ्ते के टॉप लूजर्स पर। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा कमी पायनियर सीमेंट की शेयर प्राइस में देखी गई, जो कि 10.3% से कम हुई। डीजी खान सीमेंट 9.4%, इंटरनेशनल स्टील 8.8%, सिटी फार्मा 8.7% और मेपल लीफ सीमेंट 8.7% से कम हुआ। अब चलते हैं इस हफ्ते की बिग स्टोरी की तरफ। ये हफ्ता एक बार फिर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से काफ़ी क्रिटिकल रहा। यूएस और ईरान के दरमियान टॉक्स में एक लैग आया हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट एक कंफ्यूज स्टेट में नजर आई। नॉट जस्ट द पाकिस्तानी मार्केट बट ग्लोबल मार्केट्स ही इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार हैं। फ्राइडे को लेकिन एक खबर आई कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची इस्लामाबाद आ रहे हैं, जिस पर मार्केट जो कि 2800 पॉइंट्स माइनस पे ट्रेड कर रही थी उसने अपने लॉसेस कंप्लीटली इरेज किए एंड वेंट इनटू अ पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी ऑन द प्रेमिस दैट द सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स आर हैपनिंग। हालांकि बाद में एक क्लैरिफिकेशन भी आई कि वो एक बायलैटरल विजिट पे आ रहे हैं। उसी दिन के एंड में वाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट दी कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी आ रहे हैं एंड दिस इज़ वाई देयर इज एन अंडरलाइंग होप दैट द पाथवे टुवर्ड्स द सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स में ओपन। इसके साथ रिजल्ट सीजन भी इस हफ्ते में रहा। काफ़ी रिजल्ट्स आए, कुछ रिजल्ट्स अबव पार रहे, बट इन जनरल द रिजल्ट्स वर इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस। इसी दौरान पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक सपोर्ट भी मिली। सऊदी अरेबिया ने जो पाकिस्तान के लिए एक फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया था, जिसके तहत थर्सडे को $1 बिलियन रिसीव हुए, तो ये फाइनल ट्रांच थी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने यूएई को $3.45 बिलियन की रिपेमेंट मुकम्मल कर दी है। हालांकि ये जो चीज़ें ये रिफ्लेक्ट होंगी नेक्स्ट वीक के रिजर्व्स में। तो ये जो मैसिव रीपेमेंट्स थी दे कुड हैव पोज्ड अ चैलेंज, लेकिन ये जो फ्रेश इनफ्लोज आए हैं सऊदी अरेबिया से दे आर प्रोवाइडिंग अ मच नीडेड स्टेबिलिटी एंड अ सपोर्ट टू आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब हम चलते हैं डेटा की तरफ और अगर हम CPI के डेटा पे नज़र डालें तो मार्च की जो CPI है दैट क्लॉक्ड इन एट 7.3% और अगर हम 9 मंथ्स FY26 की CPI को देखें तो दैट वाज एट 5.7%, जो कि पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 50 बेसिस पॉइंट ज़्यादा रही, क्योंकि जो 9 मंथ्स FY25 की CPI थी दैट वाज अराउंड अबाउट 5.25%।
तो शहबाज, अगर हम इन्फ्लेशन डेटा को देखते हैं, अब नेक्स्ट वीक इन्फ्लेशन फिगर्स आने, तो गोइंग फॉरवर्ड आपका इस पे क्या व्यू है? अगर आप देखिए इन्फ्लेशन जो आपकी फेब और मार्च की तकरीबन 7% थी, मतलब जब इन्फ्लेशन का नंबर होगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मोस्ट प्रॉब्ली वो 10 से 11% की रेंज में होगा। उसके 2-3 मेजर फैक्टर्स हैं। अगर आप देखें, आपके बिकॉज ऑफ हाई ऑयल प्राइसेस एंड हाई LPG प्राइसेस एंड हाई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, इसकी अगर सब चीज़ों को कंबाइन करें तो इन्फ्लेशन का नंबर तकरीबन 10 से 11% रहेगा। और गोइंग फॉरवर्ड भी बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट एंड हाई एनर्जी प्राइसेस, हम समझते हैं नेक्स्ट 6 मंथ इन्फ्लेशन तो हाई ट्रैजेक्टरी रहेगी। और हो भी सकता है फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स मई जून में आपका जो इंटरेस्ट रेट फिलहाल 10.5% पे है, बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन नेगेटिव ट्रैजेक्टरी भी चले जाए। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट मंडे को है। वहाँ एक मेजर डिटर्मिनेंट जो फैक्टर रहेगा कि आपकी पॉलिसी गोइंग फॉरवर्ड क्या पॉलिसी रेट रहता है, वो इन्फ्लेशन रहेगी। आई थिंक स्टेट बैंक बाकी फैक्टर्स भी देखेगा, स्पेशली करंट अकाउंट सरप्लस जो आपका महीने का है। और सबसे इंपॉर्टेंटली हमने ये देखा, डिस्पाइट ऑफ रीपेमेंट हमने जो करी है यूएई को, उसके बावजूद हमारे रिजर्व स्टेबल रहे और कोई प्रेशर नहीं रहा। सो गोइंग फॉरवर्ड जो मंडे की मॉनेटरी पॉलिसी होगी, उसमें दोबारा मैं रिट्रेट कर दूंगी। येस, इन्फ्लेशन विल बी अ मेजर फैक्टर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बाकी फैक्टर्स भी देखा बिफोर डिसाइडिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट्स फॉर गोइंग फॉरवर्ड बेसिस। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, और आज हमें ज्वाइन किया है अरसलान सुमरो ने। ही इज़ एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट। अरसलान, वेलकम टू द शो। थैंक्स फॉर हैविंग मी मोइज़। अरसलान, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि अभी रिसेंट जो फ्राइडे की डेवलपमेंट्स रही कि न्यूज़ आई जस्ट बिफोर द मार्केट्स क्लोजिंग के ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची वो पाकिस्तान आ रहे हैं, एंड वी सॉ दैट द एंटायर वीक द इकोनॉमी वाज इन अ क्वॉगमायर वेटिंग फॉर सम डेवलपमेंट इस फ्रंट पे। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? मोइज़, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इस वक्त जिस मार्केट लेवल पे आ गई है, अराउंड 170,000 KC 100 इंडेक्स की हम बात करें, दैट्स अ मैच्योर वैल्यूएशन फॉर अ पाकिस्तान मार्केट एंड अ फ्रंटियर मार्केट। 7 to 8 PE जो है पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन रेंज रहती है। सो यहाँ से एनीथिंग पॉजिटिव कैन बी अ सेंटिमेंट चेंज, और अदरवाइज़ आप देख रहे हैं जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं इस वक्त, इवन LNG प्राइसेस, दोज आर एट लेवल्स जहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी और शायद मार्केट की वैल्यूएशन भी शायद यहाँ पे सस्टेन ना कर सके। तो आपने मॉनिटर किया होगा, एवरी पासिंग डे इंडेक्स वाज फॉलोइंग 1 to 2,000 पॉइंट्स, जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही थी ऑन सीज फायर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो every passing day oil prices were going up and the index was coming down. If you remember last Friday को भी almost weekend पे हमने देखा था कि oil prices had dipped to $85, फिर Monday onwards 95, Brent की बात कर रहा हूँ, 95 to 105 हो गया। So every passing day investors were panicking कि when will the good news come, कब अच्छी खबर आएगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने देखा है कि फ्राइडे के सेकेंड हाफ तक वी हैड मोर क्लैरिटी विद अ लॉट ऑफ हेक्टिक एफर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान साइड कि इरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैज़ अग्रीड एंड इज़ रिपोर्टेडली कमिंग टू पाकिस्तान वेरी सून। तो यहाँ से हमें लगता है कि शायद आइस फिर से ब्रेक हो रही है। अदरवाइज़ अगर आप दोनों लीडर्स के स्टेटमेंट्स देखें, रिटोरिक्स देखें, ट्वीट्स देखें, तो लगता है कि दे आर स्टिल फार अवे फ्रॉम ए मिडल पॉइंट। नेवरदलेस मार्केट के लिए एक्साइटिंग चीज़ ये नहीं है कि सिर्फ एक आपके वॉर रीजन में ख़त्म हो रही है। दो बड़े इसके इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको हमें देखना चाहिए बड़ी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज के लिए। नंबर 1, आपकी ऑयल प्राइसेस पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में ट्रिपल डिजिट ऑयल प्राइसेस अगर आप फाइनल प्रोडक्ट की देखते हैं $130 to $150 एंड इवन जेट फ्यूल $200 पर बैरल पे जाता है, तो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी इसको सस्टेन नहीं कर सकती। इसका आपके इम्पैक्ट जो है करेंसी पे आता है, इंटरेस्ट रेट पे आता है, इन्फ्लेशन पे आता है, ग्रोथ आउटलुक पे आता है, आपके फिस्कल डेफिसिट पे आता है। बट ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान के लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि वी आर मेकिंग ग्लोबल हेडलाइंस इन अ गुड वे, कि पाकिस्तान के जो एक्सपोजर है अभी ग्लोबल सर्कल्स में, चाहे वो कैपिटल मार्केट्स हो, चाहे वो वॉल स्ट्रीट हो, चाहे वो आपके मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स हो, चाहे आपके फार ईस्टर्न मार्केट्स हो, सो पीपल आर लुकिंग व्हाट इज़ पाकिस्तान डूइंग टू ब्रिंग बोथ द पार्टीज ऑन टेबल। ये मेरे ख्याल से अगर इंशाल्लाह चीज़ अच्छी हो जाती है, दिस विल बी अ वैल्यूएशन री रेटर। बट इसके लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि अल्हम्दुलिल्लाह सो फार देयर नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, बट वॉर को ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेसी गिव एंड टेक होता है, जो अभी हमें सिचुएशन फ्लूइड है, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा अगले कुछ हफ्ते के लिए। असल हम देखिए पिछले 50 दिनों में अगर हम देखें, आई थिंक इन्वेस्टर्स इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग द वैल्यूएशन, ऐसा लग रहा है वो कोई इवेंट्स को ट्रैक कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकली चीज़ें क्या हो रही हैं। सो गिवन दिस सिचुएशन इज़, अगर वॉर टाइम्स हैं, काफ़ी सिचुएशन वोलेटाइल है, सो व्हाट डू यू सजेस्ट टू इन्वेस्टर्स, एग्जैक्टली इन्वेस्टर की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? शहबाज, इस वक्त हम देखें ना कि जो इम्पेशेंट इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनकी बात करूँगा जो पिछले 3 से 6 महीने के अंदर मार्केट में एंटर किए हैं, इन्होंने मंथली पॉजिटिव रैली देखी है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इज़ फुल ऑफ वॉलेटिलिटी जस्ट लाइक एनी अदर स्टॉक मार्केट, बट उनके लिए मैसेज एक है डेटा पॉइंट।
अगर हम 5 साल पीछे चले जाते हैं तो इंडेक्स वाज ऑलमोस्ट 45,000 to 50,000, KC 100 की बात कर रहा हूँ। अगर हम 10 साल पीछे चले जाते हैं तो इंडेक्स वाज अगेन एट 40 to 45,000। अगर हम 15 साल पीछे चले जाते हैं तो इंडेक्स वाज अराउंड 11,000 2011 में। तो अगर आप कंपाउंडेड रिजल्ट देखें तो पिछले 15 सालों में भी इंडेक्स ने 20% एनुअलाइज रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 30% एनुअलाइज रिटर्न दिया है। अगर आप किसी दूसरी एसेट क्लास से कंपेयर करें, चाहे वो आपके टी बिल्स हो, चाहे आपके बैंक डिपॉजिट्स हो, चाहे आपकी लॉन्ग टर्म करेंसी डिप्रिसिएशन हो जो 8% रही है पिछले 20 ईयर्स में एनुअलाइज, हर साल करेंसी 8% डिप्रिशिएट हो रही है। तो इक्विटी मार्केट्स हैव बीन फैंटास्टिक फॉर एनी इन्वेस्टर। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्वेस्टर को ये याद रहना चाहिए कि वो ट्रेड करने नहीं आया, वो एक अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने आया है और उसको अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू को बनस्पत इंट्राडे 10 मरतबा देखना या डेली देखना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि 3 महीने और 6 महीने में तो मिनिमम उसको देखना चाहिए कि हाउ इज़ द पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स कमिंग, एंड उससे उनका बिलीव होना चाहिए कि आगे एक मैक्रो थीमेटिक प्ले क्या होगा। फॉर इंस्टेंस इस वक्त जैसे मैंने पहले कहा कि वैल्यूएशन आपकी लॉन्ग टर्म एवरेज पे आ गई है 7.5 to 8 PE डिपेंडिंग ऑन दी आउटलुक फॉर दी अर्निंग्स, राइट। यहाँ से हमें देखना है कि कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा अपसाइड है कंपेयर टू द नॉर्मल सेक्टर्स इंडेक्स हैवी वेट। और जैसे आपने बताया कि 50-55 डेज़ में हम लोग थोड़ा पीछे चले जाते हैं शहबाज, जब लास्ट इंडेक्स पीक हुई थी ऑलमोस्ट 4 months अगो, उस वक्त हमने देखा था कि आपके ENP सेक्टर जो था वो पीक कर गया था। उसके बाद एक सीरीज़ ऑफ नेगेटिव फ्लो आ गया, लोग कह रहे थे करेक्शन भी आएगा, और हमने देखा कि बैरिक ने रेकोडिक को डिले कर दिया था। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट कि ENPs में डिले आ गया, फिर आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे। अभी भी हम लोग देख रहे हैं मार्च के क्वार्टरली रिजल्ट्स, उसको अगर थोड़ा नटशेल में देखें तो रिजल्ट्स हैव नॉट बिन फैंटास्टिक टू इन अ वे टू मूव द मार्केट अप। आप मैच्योर कंपनीज देखें, मीज़ान बैंक देखें, फर्टिलाइजर्स में आप फातिमा देखें, सीमेंट प्लेस देखें, बैंक्स देखें, आप देख रहे हैं कि दे आर सम वॉट एक्सपेक्टेड या कुछ जो है बिलो एक्सपेक्टेशन भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक्सेप्ट सर्टन स्मॉल कैप्स और इवन मिड कैप्स जिनके हम देख रहे हैं कि रिजल्ट आर स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेड। फ्रेसलैंड कैंपीना का रिजल्ट हमने देखा आज अच्छा आया था, लोड्स का रिलेटिवली अच्छा आया था, लॉट कैम का अच्छा आया था। दीज आर पॉकेट्स, सो इसको हम कहते हैं स्टॉक पिकिंग वापस आ गई है बनस्पत थीमेटिक प्ले। यहाँ से हमें देखना चाहिए कि नेक्स्ट 3 months और 6 months के लिए इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स क्या हैं। मेरे नज़र में कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स जो लोगों को फॉलो करने हैं, सबसे पहले तो ये है कि IMF की नेक्स्ट ट्रांच की डिस्पर्समेंट। इस वक्त तो वी आर ऑन ट्रैक टू रिसीव अनदर $1.2 billion मिड ऑफ में। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है कि आपका फिजिकल स्टेबिलिटी रह रही है, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टोरी अभी तक इंटैक्ट है, आपकी करेंसी और आपकी थीम पे ज़्यादा रिस्क नहीं है नेगेटिव, नंबर 1। नंबर 2, बीच में हमने देखा था जो एक नेगेटिव सरप्राइज था मेरे ख्याल से ऑयल प्राइसेस से ज़्यादा, वो ये था कि UAE को हमें $3.5 billion वापस देने पड़े थे। उसमें हमने देखा सऊदीया केम एंड स्टेप्ड अप एंड हेल्प्ड अस आउट इन दैट। ऑल्सो वेरी क्विकली वी प्लेस्ड $750 million एट अ वेरी गुड रेट ऑफ 6.975% पर ईयर इन डॉलर टर्म्स। हमने अपने रिजर्व्स को वापस स्टेबलाइज कर दिया है कि आजकल स्टेट बैंक गवर्नर भी कह रहे हैं कि बाय जून वी विल बी बैक टू स्टेट बैंक रिजर्व्स ऑफ $18 billion। और इनफैक्ट आज ये खबर आई है कि IMF अगले साल चाह रहा है कि इसको $5-5.5 billion और से रेज़ कर दे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हमें देखने हैं। तीसरा ट्रिगर है जो हमने पहले बात की कि अगर ईरान और US के बीच में इंशाल्लाह होपफुली सीज़ फायर हो जाता है या कोई डील हो जाती है अगले 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर, दैट विल ब्रिंग पाकिस्तान बैक ऑन ग्लोबल मार्केट्स परस्पेक्टिव। अब फिर वहाँ से मेरा ख्याल है कि लोगों के अंदर जो पाकिस्तान में आप देखा है ना, काफ़ी ज़्यादा पेसिमिज्म होता है, नेगेटिविटी होती है। इंडस्ट्रियलिस्ट ने काफ़ी, अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे कंपनीज़ की, 50 अरब 80 अरब 100 अरब कैश पड़ा हुआ है। दे आर वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू डिप्लॉय। अगर वो बैंक में पैसे रखते हैं, टी बिल में रखते हैं, अभी भी उनको आफ्टर टैक्स 6 से 7% मिलता है। ऐसे ही लॉट ऑफ कैपिटल इज स्टिल टाइड इन रियल एस्टेट। अगर बजट में ज़्यादा रियल एस्टेट को स्टिमुलस नहीं मिला तो मेरा ये ख्याल है कि इंडस्ट्रियलिस्ट देखेंगे कि वापस हम लोग अपनी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। और जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, इस वक्त आपकी स्टॉक मार्केट काफ़ी इंस्टीट्यूशनलाइज तो हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बट उसमें रिटेल पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा आ गई है। एंड रिटेल इनिशियली थोड़ा सेंटिमेंट ड्रिवन होता है बिकॉज पाकिस्तान की मार्केट फ्रेजाइल है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी विच कैन चेज लिमिटेड स्टॉक्स। हम देख रहे हैं IPOs के अंदर फैंटास्टिक पार्टिसिपेशन नज़र आ रही है, नए IPOs आगे भी आ रहे हैं। ये वो इंडेक्स नहीं है शहबाज, लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बताने के लिए कि जो 15 साल पहले इंडेक्स में आपका ऑयल एंड गैस का सेक्टर, शहबाज आपको याद होगा 35% वेट उसका होता था, बैंक्स का वेट 20 to 25% होता था, फर्टिलाइज़र का वेट 8 से 10% होता था। तो मिला के ये 3 सेक्टर्स ही आपके 70% इंडेक्स को आपको कंज्यूम कर जाते थे।
इस वक्त विद न्यू IPOs विद न्यूअर बेट्स और जो पुरानी कंपनी जो ग्रो कर चुकी हैं, तो इंडेक्स काफ़ी आपकी एक राशनलाइज हो गई है और आपकी डेमोक्रेटाइज हो चुकी है। आई थिंक इन्वेस्टर्स को इस वक्त आके पोर्टफोलियो बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए बनस्पत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरफ। Arsalan, अभी डिस्कशन को आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट टूवर्ड्स द मैक्रो इकोनॉमिक साइड। अभी इन द बिगिनिंग ऑफ योर एनालिसिस आपने मैक्रो इकोनॉमी की बात की, आपने ऑयल 3 डिजिट में बात की कि 3 डिजिट ऑयल के साथ हम जो है सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है सस्टेनेंस के परस्पेक्टिव से। बट नाउ यू सी कि जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी तो 9 मार्च को जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, जो उसमें दे मेंटेन्ड द इंटरेस्ट रेट्स, और उसमें जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें द स्टेट बैंक सेड कि अभी तो फ़िलहाल वो स्टेटस को ही रख रहे हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड द डिसीजन मेकिंग विल डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द वॉर एज वेल इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकॉनमी। अब ऑयल जो है वो 50 दिन से ज़्यादा हो गए, ऑन एन एवरेज इट हैज़ बीन मोर दैन $100। तो इसके इन्फ्लेशन साइकिल पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? नाउ विद द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सिटिंग डाउन ऑन मंडे, और काफ़ी डिवाइडेड इस दफ़ा व्यू है विद रिगार्ड्स टू द इंटरेस्ट रेट्स, तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं और इसको ज्वाइन भी अगर आप कर दें कि मार्केट कैसे इसको रिएक्ट कर सकती है? मोइज़ वेरी वैलिड पॉइंट। मुझे लगता है स्टेट बैंक के लिए इस वक्त प्रायोरिटी इन्फ्लेशन से ज़्यादा आपकी करंट अकाउंट स्टेबिलिटी है, नंबर 1। लकीली या कोइंसिडेंटली वॉर उस फेज़ में हो रही है जब हमारे पास रेमिटेंसेज ईद की वजह से और रमज़ान की वजह से ज़्यादा आती हैं। तो हमने देखा इस महीने भी करंट अकाउंट्स आपका सरप्लस हो गया, नेक्स्ट मंथ भी मुझे लग रहा है कि नियर टू सरप्लस ही हो गया। तो एक चीज़ जो है कि स्टेट बैंक अगर आपको देखेगा कि अपने एफएक्स रिजर्व्स मेंटेन्ड है, करेंसी स्टेबल है, तो देयर इज़ नो नीड टू पैनिक राइट नाउ, पीरियड। नंबर 2, अगर हम बात करें इन्फ्लेशन, येस इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस में एक अपटिक आता है, जो मुझे लग रहा है कि शायद हम लोग 12 से 13% भी टेम्परेरी इन्फ्लेशन के नंबर देख लें, जो नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट की तरफ हमें लेके जा सकता है। बट वेदर स्टेट बैंक विल बी अलार्म्ड एंड इसकी वजह से क्या वो मॉनेटरी टाइटनिंग करेंगे, जो मुझे लगता नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें 6 हफ्ते पहले जब मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी स्टेट बैंक की, उस वक्त पैनिक इतना ज़्यादा था कि शायद ब्रेंट और WTI भी जो है ना, जो आपके बेंचमार्क्स हैं, शायद क्रूड की प्राइसिंग भी $150-200 तक उस वक्त इंटरनेशनल आपके जो एनालिस्ट कहते थे हो सकती थी। बट ऐसे हुआ नहीं, स्टेट बैंक ने मेंटेन किया। सिमिलरली जनवरी में आप देखें, जनवरी में स्टेट बैंक के ऊपर एक्सपेक्टेशन थी कि आप कट करें, लेकिन उन्होंने प्रूडेंस सिखाई। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी दे आर मॉनिटरिंग द डेटा वेरी 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 माइन्यूटली। एक तो चीज़ देखें, करंट अकाउंट आपका सरप्लस हो गया, तो ट्रेड के हिसाब से तो वी आर फाइन, नंबर 1। नंबर 2, हमने देखा है कि इस लॉकडाउन की वजह से, वॉर की वजह से हमने एक स्मार्ट लॉकडाउन और ऑस्टेरिटी मेजर्स जो इनकलकेट किए हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो PSDP कम करके, चाहे वो प्रोविंशियल कंट्रीब्यूशन बढ़ा के, चाहे वो मॉल की टाइमिंग्स कम करके, हमने अपनी थोड़ी डिमांड कंप्रेस की है टू अ लार्जर एक्सटेंट। प्लस और हमारे पास इस वक्त देखते हैं कि एनर्जी अवेलेबिलिटी है, सिवाय अगर हम LNG की बात करें, LNG कतर के फोर्स मजोर की वजह से वो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो हम देख रहे हैं कि येस थोड़ी लोड शेडिंग हो रही है, 2 से 4 घंटे हम देख रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड आपके महीने के $250-300 मिलियन भी बच गए, जो हमने देखा है कि अभी क्योंकि समर में डिमांड बढ़ जाएगी, तो हमने 3 कार्गोज़ के लिए और फ्लोट किया है टेंडर। उसके रिजल्ट्स में भी देखना होगा कि वेदर इट इज़ इफेक्टिव फॉर अस टू गो फॉर इट और नॉट। बट मैक्रो इकोनॉमी की साइड पर स्टेट बैंक की पॉलिसी के हिसाब से अगर हम देखें मंडे को, आई बिलीव कि स्टेट बैंक थोड़ा और कॉशियस होकर शायद स्टेटस को और मेनटेन करें। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट नहीं है, ये ग्लोबल प्रेसिडेंट है। सिर्फ फिलीपींस जो मुझे लग रहा है हमारी जैसी इकोनॉमी है, वो एक वाहिद कंट्री है जहाँ पे मॉनेटरी टाइटनिंग हुई है कल परसों, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट वैसे ही 4% थे, बहुत लो थे। तो वहाँ पे इन्फ्लेशन अगर 6-7% चली जाती है तो उनके लिए एक पॉजिटिव एलिमेंट नहीं होता, वो नेगेटिव रिस्क हो जाता है। सो दे वांट टू कर्टेल देयर ट्रेड डेफिसिट ओवर देयर। और पाकिस्तान के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन लकी इन अ वे कि वी हैव इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू सर्वाइव द पैच और टाइड द पाथ। मुझे लगता है इस वक्त इंपॉर्टेंट ये होगा स्टेट बैंक के लिए कि हम लोग बड़ा माइन्यूटली फॉलो करें रेमिटेंसेस का फ्लो। अगर अगले 2 महीनों के अंदर हमें लगता है कि थोड़ा काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वापस आ रहे हैं, या एक टेंजिबल डिक्रीज़ इन रेमिटेंसेस है, या आपके एक रिस्क आ जाता है आपकी करंट अकाउंट के ऊपर, फिर शायद स्टेट बैंक को दोनों चीज़ें, करेंसी भी डिप्रिशिएट करनी पड़े और मॉनेटरी टाइटनिंग भी करनी पड़े जल्दी, बेटर देन लेट। बट ऑन दी अदर हैंड अब इस वक्त देखें, एट दिस पॉइंट इन टाइम एज वी स्पीक, आई थिंक द स्टेट बैंक शुड फाइंड कंफर्ट इन मेंटेनिंग द स्टेटस को एट इंटरेस्ट रेट, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमी पे वी विल स्टिल बी क्लोज टू 3.5 to 4% GDP rate, which is far from overheating.
सर ये बताएं, अज्यूमिंगली इफ अगर स्टेट, आपका जो कहना है कि यस जो स्टेट बैंक इंटरेस्ट स्टेटस को रखेगा इंटरेस्ट रेट को, हम अज्यूम करते हैं कि मंडे को बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स जो आपने मेंशन नहीं करे या करे भी हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है. सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ विल द मार्केट रिएक्ट टू इट? एंड सेकेंडली, फिलहाल अगर आप सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स देखें, कुछ हद तक तो ये चीज़ इनकॉर्पोरेट हुई हुई है. सो अगर हम अज्यूम करें कि मार्केट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है 50 बेसिस पॉइंट बढ़ता है, तो मार्केट उस पर क्या रिएक्ट कर सकती है? ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म होगा, और अगर 50 बेसिस ज़्यादा होते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो क्या मार्केट में रिएक्शन होगा? आई थिंक मुझे लगता है शहबाज कि अगर 50 बिप्स इंक्रीज़ होता है तो क्लियर साइन होगी स्टेट बैंक की तरफ से कि मॉनेटरी ईजिंग इज़ ओवर. नंबर 1, जब ईजिंग ओवर हो गई तो लोग इक्विटी मार्केट्स में जो इन्वेस्टेड है वो अपने गेन्स रियलाइज़ करके कहेंगे कि बैलेंस फंड में चले जाते हैं या मनी मार्केट में चले जाता है. तो ईजीली यू कुड सी इंडेक्स स्लोली एंड ग्रेजुअली लूज 5 to 8% एक्स्ट्रा, जो हमें लग सकता है कि 8 से 12,000 पॉइंट और इंडेक्स नीचे आ सकती है, थोड़ी मार्केट की डी रेटिंग हो सकता है. बट ऑन दी अदर हैंड इसमें कुछ बेनिफिशरीज होते हैं सेक्टर, आपके बैंकिंग सेक्टर के लिए थोड़ा रिलेटिवली फ़ायदा है, उनके अनरियलाइज लॉसेज अपनी जगह पे, बट उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़े बढ़ जाते हैं फॉर लॉन्ग टर्म. सिमिलरली आपके जो लेकिन और सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, चाहे वो सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ग्लास हो गया, या ओवरऑल सेंटिमेंट आपका नेगेटिव हो जाएगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है. बट इफ़ यू रिकॉल शहबाज, 2-3 हफ्ते पहले एक मरतबा अखबार में आया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने टास्क दिया अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक को टू कम अप विद अ पॉलिसी कि इंटरेस्ट रेट्स को 10% या उससे कम किया जाए. और आपको याद होगा 1-2 साल से काफ़ी बात चल रही है, प्लेजेस हैं कि इंटरेस्ट रेट वन डे विल कम टू सिंगल डिजिट्स विद इन दिस टेनर एज वेल. बट ऑन दी अदर हैंड इस वक्त आपको रियलिटी देखनी है कि एक्सटर्नल फ्रंट पे क्या हो रहा है. अगर स्टेट बैंक यहाँ पे स्टेटस को मेंटेन करता है और वॉर अनदर 6 वीक्स रहती है, तो फिर तो शॉर्ट अगली मॉनेटरी पॉलिसी में आपको हाइक होगी. आज नहीं तो अगले 6 हफ्ते बाद तो हाइक करनी पड़ेगी इनको. अच्छा, अगर ये देखें थोड़ा मिड टर्म अगर हम बात करें, आते कुछ देर पहले मेंशन करा रिगार्डिंग रेमिटेंसेस. हमें पता है कि हमारे रेमिटेंसेस 10% ऑफ जीडीपी हैं और तकरीबन $10 बिलियन यूएई से आते हैं. हमें लेटली ये भी देखा कि कुछ हमें पैसे वापस करने पड़े टू यूएई, अबाउट $3.5 बिलियन अबाउट इन द लास्ट 2 वीक्स. अगर गोइंग फॉरवर्ड, अगर इसको हम इस रिस्क को अगर मिटिगेट करना है, अज्यूम करते हैं कि अब रेमिटेंसेस आधे यहाँ से हो जाते हैं, सो व्हाट मेजर शुड द गवर्नमेंट टेक स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आरडीए कि वहाँ से और पैसे अट्रैक्ट हों, और जो आपका ये रिस्क है स्पेशली ऑन द एक्सटर्नल बैलेंस एंड ऑन द रुपी, किस तरह गवर्नमेंट या स्टेट बैंक इसको मिटिगेट कर सकती है? शहबाज, वेरी वैलिड रिस्क, सुपर हाई इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड कि इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इकोनॉमी में, बिकॉज ऑफ इकोनॉमी इज़ टू रिलायंट ऑन रेमिटेंसेस. इनफैक्ट कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ को छोड़ के सबसे ज़्यादा एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रेमिटेंसेस पाकिस्तान में जो है ना आती हैं. अच्छा, इससे ही आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सुपर कनेक्टेड है. अगर स्टेट बैंक ये देख रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देख रही है कि रेमिटेंसेस में थोड़ा डिप आ रहा है, डिप नहीं आ रहा तो चलें, ग्रोथ भी नज़र नहीं आ रही, तो ग्रोथ नहीं आ रही तो आप अपने ट्रेड डेफिसिट की ग्रोथ को आप फाइनेंस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं आ रही. तो लोगों को वापस अट्रैक्ट करने के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए आपको एक तो जो टैक्सेस हैं वो मिनिमल करने पड़ेंगे. फॉर इंस्टेंस जैसे आरडीए अकाउंट में आपने एग्जांपल दिया, जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं वो दैट्स ए क्विक विन फॉर द गवर्नमेंट. उसके आप रेट 1%, 1.5% बढ़ा दें, 8.5% पे अगर आप लेके जाते हैं तो वहाँ पे सब्सटैंशियल फ्लो आ जाता है. लोग उसको अपने करंट अकाउंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, नॉट जस्ट द मिडिल ईस्टर्न वन बट पीपल हु आर इन अदर वेस्टर्न इकोनॉमीज़ एज वेल. उनको अपने बैंक में अगर पैसे रखेंगे, उनको 2-3% मिलेंगे सेविंग्स अकाउंट पर, बोलेंगे पाकिस्तान को पैसे देते हैं और ये रिपैट्रिएशन भी जल्दी हो जाएगी, 8% एनुअलाइज कमाते हैं, नो प्रॉब्लम, वी कैन टेक द मनी बैक. नंबर 1. नंबर 2, एक एडिशनल इंसेंटिव स्कीम मेरे ख्याल से होनी चाहिए. जैसे आपने लेटली देखा होगा पाकिस्तान का एक यंग टैलेंट यूएस में हैज़ बिकम अ बिलियनर, राइट, मतलब ही इज़ 26 ईयर्स ओल्ड. सो जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक अनदर स्कीम बनाए पाकिस्तान में कि जो पाकिस्तान वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनको हम एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर या उनको एक फैसिलिटेट करेंगे, नो टैक्स, फ्री लैंड, चीप लेबर, हर तरीके से उसको कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना पड़ेगा, वन विंडो फैसिलिटी हो, ताकि एक नया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एक क्लाउड वापस आए. आपने शायद नोट किया होगा शहबाज, इंडिया के अंदर भी यही हुआ था इन 1990s एंड 2000s. जो उनके एनआरआई से, जो उनके नॉन रेजिडेंट इंडियंस से, जैसे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज़ हैं, वो अपना कैपिटल और अपनी टेक्नोलॉजी और अपने एक्सपीरियंस लेके वापस इंडिया में गए थे. उन्होंने अपने बिजनेसेस को स्टैब्लिश भी किया और वहाँ से ग्रो भी किया और ग्लोबली इंटीग्रेट भी किया. तो पाकिस्तान को फिर वापस ग्लोबल इंटीग्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ हम लोग फिर 3 to 4% के जीडीपी ट्रैप के अंदर रहेंगे. एक्साइटमेंट में आपकी मार्केट पीक कर जाएगी, फिर वापस कोई ना कोई रीज़न की वजह से वो उसमें नीचे आ जाती है.
But this risk is a super risk. Again, we have been emphasizing all together that there is no substitute to a growth in your exports of goods and exports of services. गुड्स आर लेबर इंटेंसिव, तो आपकी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकती है. अगर क्विक विन्स गवर्नमेंट को चाहिए होंगे अगले 2-3 साल के लिए, हमने देखा है एप्टमा कहता है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन कह रही है कि अगर आप हमें 3-4 ये आपको फेवर्स दे दें तो वी कैन ग्रो द एक्सपोर्ट टू $25-30 बिलियन. आई थिंक ये आपका शॉर्ट टर्म क्विक विन्स होगा जब तक आप अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें. हम देख रहे हैं मिनरल्स के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है, IT के ऊपर है, एग्रीकल्चर यील्ड, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना शहबाज, ये 5 से 10 साल वाला प्लान होता है. But short term maybe government will have to address if there is any sustainable decline in remittances. I think very well mentioned Arsalan. अगर आप ये देखें कि हमें पता है कि yes we are playing a peace broker deal, हम एक mediator हम यहाँ रोल प्ले कर रहे हैं between US and Iran. हम assume करते हैं कि yes you know कल agreement sign हो जाता है between US and Iran और finally peace prevail होती है globally and regionally. So हमें वैसे हमें economic benefits हम किस तरह के हो सकते हैं कि हम for both short term and long term, ताकि हमें हमारे जो issues है regarding export, lower exports and other जो हमारी risks हैं, जो हमारी economy इतनी fragile है, वो किस तरह benefit कर पाएगी. So शहबाज राइटली सेड, शॉर्ट टर्म के अंदर हम देखें तो यहाँ पे तो एक क्विक विन है, हमारा परसेप्शन प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक एड्रेस हो जाएगा. अब व्हाट इज़ द परसेप्शन प्रॉब्लम, कि लोग जो फॉरेनर्स हैं वो आपके पास इन्वेस्ट नहीं करते, दे आर शाइंग अवे फ्रॉम ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान. हम देखते थे क्रिकेटर्स को भी अट्रैक्ट करने के लिए इनिशियली वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, और काफ़ी मीटिंग्स हमारे जो इन्वेस्टर्स के साथ होती थी वो दुबई के अंदर होती थी, पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करते थे. बट विद सच पॉजिटिव गुडविल जो हमें करंट लीडरशिप के अंदर नज़र आई है, with President Trump repeatedly tweeting कि CDF आसिम मुनीर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की वजह से ही इज़ मेकिंग दीज कंसेशंस टू ईरान. सो एज अ पीस ब्रोकर इस गुडविल को कैपिटलाइज करना बड़ा ज़रूरी होगा. और हमने देखा है कि पाकिस्तान हैज़ ट्राइड इट्स लेवल बेस्ट टू इंश्योर कि जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है ये अदर मुस्लिम कंट्रीज़ में भी स्प्रेड नहीं होता. तो दैट इज़ गोइंग टू गिव अस सम गुडविल विद अवर रीजनल पार्टनर्स एज वेल. नंबर 1, ये तो शॉर्ट टर्म में आपको एक इंटेंजिबल बेनिफिट मिल गया. मेरे ख्याल से मीडियम टर्म में या लॉन्ग टर्म में टेंजिबल बेनिफिट देखें कि अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस हट जाते हैं एज अ पार्ट ऑफ बिगर US एंड ईरान डील, तो हमें वी कुड गेट वेरी चीप गैस फ्रॉम ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, जो अपेरेंटली दे हैव कनेक्टेड इट ऑल द वे टू देयर बॉर्डर. हमें अपने एंड से, हमने आपको याद होगा GIDC बनाई इसलिए था कि हम लोग वो पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेडी करें ताकि पाइपलाइन रेडी हो. अगर हमें LNG रेट से ज़्यादा सस्ती गैस मिल जाती है जो डायरेक्टली हमारे डिमांड सेंटर्स तक पहुंच जाए, तो पाकिस्तान कुड बी ए रीजनल इकोनॉमिक हब. फॉर इंस्टेंस अगर गैस हमें ईरान से आती है तो देयर आर लॉट ऑफ चाइनीज़ प्लेयर्स हु कैन रीलोकेट हियर इन पाकिस्तान, इन पंजाब और सिंध, एंड यूज़ पाकिस्तान एज एन एक्सपोर्ट हब. हमने देखा एक लिस्टेड कंपनी है सर्विस ग्लोबल फुटवेयर सर्विस इंडस्ट्रीज़, इनका एक IPO भी आने वाला है सर्विस लॉन्ग मार्च टायर का. एग्जैक्टली वो भी यही है, इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन पाकिस्तानी बिजनेस एंड चाइनीज़ कंग्लोमरेट टू यूज़ पाकिस्तान एज एन एक्सपोर्ट हब. तो शॉर्ट टर्म में हम देखें तो परसेप्शन प्रॉब्लम हमारा क्लियर हो जाएगा. लॉन्ग टर्म में हमें देखें कि अगर हमें सैंक्शंस रिमूव होने की वजह से वहाँ से गैस सस्ती मिल जाती है तो वी कुड बिकम एन इंडस्ट्रियल हब और हमारे मुल्क के अंदर वापस सस्टेनेबल 5 to 6% GDP ग्रोथ आ सकती है. उसके अलावा एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अभी अपना हाउस ऑर्डर करने में काफ़ी 1-2 साल और लगेंगे. इसके लिए IMF के अंदर होना बड़ा ज़रूरी है. प्राइवेटाइजेशन जो हम लोग करने जा रहे हैं, डिस्कोस की PI की प्राइवेटाइजेशन वो सक्सेसफुल, डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन करते रहें. और अभी हम देख रहे हैं कि टैक्स टू GDP रेशो को भी इस साल बढ़ा के 11% देख के जाना है. और प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में जो एक्सपेंस शेयरिंग रेशो है उसको भी ऑप्टिमाइज़ करना होगा. तब जाके हम लोग एक डेवलपिंग सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ जाएंगे विच डज नॉट नीड हेल्प ऑफ एनी IMF और अदर लेंडर्स और बायलैटरल लोन्स. अच्छा असल वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, लास्ट क्वेश्चन. अगर आप देखिए इस साल मार्केट ने तकरीबन 1,90,000 का हाई बनाया और अभी लेटली करेक्शन देखी, प्री वॉर लेवल्स 147 तक गई, फिर दोबारा 170 की रेंज में ट्रेड हो रही है. अगर हम शॉर्ट टर्म बात करें कि अगर मार्केट को 190 लेवल का ब्रेक करना है या 2 लाख के इंडेक्स पे जाना है, सो व्हाट इमीडिएट ट्रिगर्स यू थिंक विल हेल्प द मार्केट टू अचीव दैट लेवल? नंबर 1 शहबाज, लाइक वी मेंशन्ड वेरी अर्ली कि आपके IMF की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के अंदर आपको $1.2 बिलियन मिल जाए. नंबर 1. नंबर 2, अगर पीस डील हो जाती है
तो आई बिलीव पाकिस्तान में एक डेढ़ मल्टीपल यानी कि आपके 20-22 हज़ार पॉइंट्स तो वैसे ही बढ़ जाएंगे, बिकॉज पीपल विल बी एक्साइटेड, एक यूफोरिया आएगी वापस जो हमने देखा था MSCI इमर्जिंग मार्केट्स के टाइम पे थी 2017 में। तीसरी चीज़ जो मुझे लग रही है जो पाकिस्तान का बिजनेस केस और स्टेबल कर सकती है कि IMF और वर्ल्ड बैंक एज लेंडर्स आर नाउ इवैल्यूएटिंग कि कौन सी कंट्रीज़ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया था ईरान वॉर की वजह से। तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि IMF का जो हमारा पैकेज है $2-3 बिलियन बढ़ सकता है, और वर्ल्ड बैंक और ADB की तरफ से भी हमें बजटरी सपोर्ट मिल सकती है $8 बिलियन की, जो आपकी कंट्री में स्टेबिलिटी लेके आ सकती है। बट इसके साथ अगर इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन शहबाज कि प्री वॉर आपके इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस थे 70s के अंदर, करेक्ट। आई बिलीव वॉर ख़त्म भी हो जाए लेकिन ये एनर्जी सिक्योरिटी के चैलेंजेस, अ लॉट ऑफ पीपल विल मेक देयर ओन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल नॉट फील द सेम एज इट वाज प्री वॉर। तो ऑयल विल नॉट गो बैक टू $60-70 अनलेस एक ग्लोबल रिसेशन आ जाए। इन शॉर्ट टर्म देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग ऑयल टू सेफगार्ड देयर ओन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। तो ऑयल का अगर बेस केस $90-100 चला जाता है, हमारे इंडेक्स में अभी कैश फ्लो सिचुएशन बहुत बेहतर हो गई है OGDCL PPL की, तो आई सी कि जो एनर्जी सेक्टर इटसेल्फ है वो इंडेक्स को 200,000 प्लस लेके जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू अरसलान। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। मंडे को देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, और उसके बाद अस्करी बैंक, बैंक ऑफ पंजाब और GSK के फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर 26 के रिजल्ट्स आएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और लकी कोर इंडस्ट्रीज के थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट्स आएंगे। ट्यूसडे को पैकेजेस लिमिटेड और पाकिस्तान टोबैको के फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर 26 के रिजल्ट्स आएंगे। मिलर ट्रैक्टर, अमरेली स्टील्स के थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट्स आएंगे। वेडनेसडे को टी बिल्स का ऑक्शन है। OGDC, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स और अटक रिफाइनरी लिमिटेड के थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट्स आएंगे। PPL, लकी सीमेंट और इंटरलूप लिमिटेड के थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट्स आएंगे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर 26 के रिजल्ट्स आएंगे। थर्सडे को निशात मिल लिमिटेड के थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट्स आएंगे और एटलस होंडा के फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट्स आएंगे। और थर्सडे को फॉरेक्स डेटा भी आएगा। फ्राइडे को पब्लिक हॉलीडे है ऑन द अकाउंट ऑफ लेबर डे। अब हम चलते हैं उन कंपनीज की तरफ जो कि कमिंग वीक में एक्स डिविडेंड ट्रेड होंगी। हबीब बैंक लिमिटेड ने ₹6 का डिविडेंड अनाउंस किया था जो कि 27 अप्रैल को एक्स ट्रेड होगा। साजगार्ड ने ₹20 का डिविडेंड अनाउंस किया था जो कि 29 अप्रैल को एक्स ट्रेड होगा। सिस्टम्स लिमिटेड ने ₹2 का डिविडेंड अनाउंस किया था जो कि 29 अप्रैल को एक्स ट्रेड होगा। एंग्रो फर्टिलाइजर ने ₹2 का डिविडेंड अनाउंस किया था जो कि 30 अप्रैल को एक्स ट्रेड होगा। अब चलते हैं चेस सिक्योरिटीज कैंडल टॉक की तरफ। हमें ज्वाइन किया है शर्जील अहमद ने, टेक्निकल एनालिस्ट हैं एट चेस सिक्योरिटीज। शर्जील, वेलकम टू द शो। थैंक यू मोइस फॉर हैविंग मी। शर्जील, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि अगर आप थ्रू आउट द वीक मार्केट की परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो इट सीम्ड एज इफ द मार्केट वाज इन अ क्वॉगमायर एक्सेप्ट फॉर द टो एंड ऑफ फ्राइडेज क्लोजिंग। हमने जब देखा कि मार्केट में एक 2800 पॉइंट्स नेगेटिव एक्टिविटी के बाद मार्केट दोबारा जो सारे लॉसेज हैं वो इरेज हुए। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो क्या कहता है? बिल्कुल, हमने इस हफ्ते मार्केट में रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी जहां पे मार्केट ने हफ्ते की शुरुआत, वीक की शुरुआत नेगेटिव नोट पे करी। उसके बाद हमने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक मार्केट में जो है वो ड्यूरिंग द वीक हमने मार्केट में इसी मोमेंटम को, बेरिश मोमेंटम को कंटिन्यू होता हुआ देखा। हाउएवर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक मार्केट ने पॉजिटिव एक्टिविटी के साथ क्लोज करा और 170,600 के लेवल्स की करीब हमने मार्केट की इस वीक की क्लोजिंग देखी। अब अगर हम चार्ट्स पे चलें तो आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हम मार्केट को लास्ट वीक डिस्कस कर रहे थे तो मार्केट की वीकली क्लोजिंग वाज अराउंड 173,200 और मार्केट ने अपनी जो एक मेजर एक रेजिस्टेंस थी जिसको हम डिस्कस कर रहे थे 173,000 की, उसको मार्जिनली ब्रेक करा था। अब इस हफ्ते की शुरुआत क्योंकि नेगेटिव नोट पे हुई और मार्केट ने 173,000 के लेवल्स को नीचे की तरफ ब्रीच करा और ड्यूरिंग द वीक मार्केट उन लेवल्स को वापस रिक्लेम नहीं कर पाई, तो हमने ये देखा कि 173,000 की रेजिस्टेंस मार्केट के लिए इस हफ्ते भी जो है वो चैलेंजिंग रही। हाउएवर जब डाउनसाइड मार्केट में आई तो हमने देखा कि मार्केट ने 168,000 के लेवल्स के करीब जो एक सपोर्ट हमने लास्ट वीक मेंशन करी थी उस सपोर्ट को अप्रोच करा। फ्राइडे के सेशन की शुरुआत जब हुई मार्केट ने इसको ब्रीच करा मार्जिनली, बट टुवर्ड्स द एंड हमने देखा कि मार्केट ने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देते हुए फ्राइडे के सेशन को पॉजिटिव नोट पे क्लोज करा जहां पे ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स की अपसाइड हमने लास्ट सेशन में देखी। अब ओवरऑल व्यू तो मार्केट का यही है कि क्योंकि मार्केट अपनी एक रिकवरी वेव के अंदर है
तो व्यू यही है कि मार्केट एज फार एज मार्केट 168,000 की सपोर्ट को इनिशियली होल्ड करती है, तो वी कैन सी सम रिकवरी इन द मार्केट टुवर्ड्स द अपसाइड। स्टिल 173,000 की जो रेंज का टॉप है मार्केट का, दिस वुड स्टिल बी अ चैलेंजिंग लेवल। जब तक ये लेवल्स कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं होते हैं विद गुड वॉल्यूम्स, हम मार्केट के अंदर इसी रेंज के अंदर एक्टिविटी जो है वो कांस्टेंट बेसिस के ऊपर देख सकते हैं। वंस 173,000 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो फिर हम मार्केट में थोड़ा एग्रेशन देखेंगे, जहां पे 182,000 जो कि मार्केट की वेज का टॉप है वो अप्रोच हो सकता है, और वहां पे हम थोड़ी एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखेंगे, क्योंकि वो एक मेजर लेवल है। टुवर्ड्स द डाउनसाइड हाउएवर 168,000 के बाद मार्केट की जो एक मेजर सपोर्ट रहेगी वो 164,000 के लेवल्स के करीब रहेगी, जो कि मार्केट का जो मेजर चैनल था प्रीवियसली जिसमें मार्केट ट्रेड कर रही थी, जो हमने यहाँ पे ब्लैक से इंडिकेट करा है, उसका रीटेस्ट लेवल होगा। तो आई थिंक फिलहाल हम मार्केट में ये 5,000 पॉइंट्स की रेंज देख रहे हैं। टुवर्ड्स डाउनसाइड 164,000 इन वर्स्ट केस सिनेरियो वुड बी द बॉटम ऑफ द मार्केट। हाउएवर 173,000 के लेवल्स के ब्रेक होने पे हम मार्केट में थोड़ा एग्रेशन विटनेस होता हुआ देखेंगे। सर जी राइटली सर, अगर आप देखें पीएसओ को देखें, पीएसओ की जो परफॉर्मेंस इस हफ्ते अगर आप स्पेशली देखें पॉजिटिव साइड में रही, आउट परफॉर्म भी करा मार्केट को। मैं भी मालूम रिजल्ट भी नेक्स्ट वीक है और काफ़ी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आ सकता है, मगर एक चीज़ नेगेटिव जो फंडामेंटली है, देयर इज़ नो अपडेट ऑन सर्कुलर डेट डिस्पर्समेंट। हाउएवर ऑन टेक्निकल लेवल्स चार्ट क्या बता रहे हैं और क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस होगा गोइंग फॉरवर्ड? बिल्कुल, आई थिंक पीएसओ को देखने के लिए हमने खैर प्रीवियसली भी इस पे अपना एनालिसिस शेयर करा था। इसका ओवरऑल वेव स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। हम अगर चार्ट्स पे मूव करें यहाँ पे, तो हमने पीएसओ में 5 वेव की फॉर्मेशन देखी थी, जिसका टॉप लगा था अराउंड 507। वहाँ पे 5 वेव जो इसकी फॉर्मेशन थी उसका वो कंप्लीट हुई थी। उसके बाद हमने एक करेक्टिव वेव को अनलॉक होता हुआ देखा था, जिसमें ऑलमोस्ट हमने काफी एग्रेसिव डाउनसाइड देखी। पीएसओ करेक्टेड बाय ऑलमोस्ट 180 रुपीज एंड इट मेड अ लो अराउंड 325 से 330 की रेंज में। अब 325 से 330 की रेंज में वी मेंशन्ड प्रीवियसली एज वेल कि इसका एक असेंडिंग चैनल का बॉटम का रीटेस्ट था, जिसको अप्रोच करते ही हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि अगर सस्टेन पीएसओ करता है तो यहाँ से हम इसके अंदर रिकवरी बनती हुई देख सकते हैं, और वो हमने बनती हुई भी देखी। फिर हमने देखा कि इस हफ्ते की शुरुआत पीएसओ ने अपने जो 2 टारगेट लेवल्स हमने मेंशन करे थे उनको ब्रेक करके ऑलमोस्ट 394 के लेवल 393 के लेवल्स की करीब थी। अब व्यू हमारा ये है कि इसमें करेक्टिव वेव अनलॉक हुई है, करेक्टिव वेव बनी थी, जिसकी पोटेंशियली या तो ये रिकवरी वेव हो सकती है विद इन दिस करेक्टिव वेव, या तो ये अगर ये इसकी ओवरऑल करेक्टिव वेव की कंप्लीशन यहाँ पे हो गई है तो हम एक नई इम्पल्सिव 5 वेव इम्पल्सिव वेव की शुरुआत देख सकते हैं। दोनों ही केसेस में हमारा ये व्यू रहेगा कि इसमें अगर कोई भी डिप आता है तो इट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट, जहां पे 380 का लेवल जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस लेवल था, दिस वुड एक्ट एज सपोर्ट फॉर फ्रेश एक्यूमुलेशन टुवर्ड्स अपसाइड। हाउएवर वी स्टिल बिलीव 410 के लेवल्स के करीब इसके लिए एक रेजिस्टेंस रहेगी, जो कि इस ओवरऑल फॉर्मेशन का ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी है। तो 410 के लेवल्स के करीब इसका इनिशियल यहाँ से इनिशियल टारगेट लेवल रहेगा। फॉलोड बाय दैट हम देखेंगे कि इन एग्रेसिव केस सिनेरियो अगर ये अपनी रैली को मजीद एक्सटेंड करता है तो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल अलोंगसाइड दैट ये इसका एक मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का टॉप है एट 435। इन लेवल्स को ये अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, जहां पे इसके अंदर प्रॉफिटिंग करनी चाहिए। अगेन रिपीटिंग द स्ट्रेटजी, आइडियली इसमें यही व्यू रहेगा कि इसको डिप्स पे एक्यूमुलेट करना चाहिए नियर द फॉलोइंग सपोर्ट्स। ओके शजील, अगर आप ये देखें, अगर गंदारा इंडस्ट्रीज़ को देखें, हमने देखा पिछले 2 हफ्ते इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी पॉजिटिव रही। हाउएवर ये हफ्ता आई थिंक मार्केट वाज डाउन अबाउट 2%, वेयर एज ये स्टॉक इज़ डाउन अबाउट 8%, और उसके नंबर्स भी काफ़ी फंडामेंटली अच्छे हैं, रिजल्ट भी अच्छा आया है, और गोइंग फॉरवर्ड भी जो फंडामेंटली थोड़ा बेहतर लग रहा है। पर ऑन टेक्निकल बेसिस आपको क्या लग रहा है और क्या चार्ट्स बता रहे हैं अबाउट गंदारा इंडस्ट्रीज़? बिल्कुल, जीएचएनआई में भी हमने इस वीक करेक्शन देखी, ऑलमोस्ट इट क्लोज्ड ऑन वीकली बेसिस। इसमें हमने देखा कि इसने क्लोज करा नियर 827 के लेवल्स, और ये वीक रिलेटिवली इसके लिए जो है वो थोड़ा नेगेटिव रहा। हम ये देख रहे हैं इसमें कि आपको याद होगा जब हमने लास्ट इस पे एनालिसिस शेयर करा था तो ये ऑलमोस्ट 740 की रेंज में था, और उस टाइम पे ये अपने इस चैनल को जिसको ये ब्रेक करके बैक इन मार्च नीचे आया था, उसको ये रीटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा था। तो हमारा यही व्यू था कि ये 750 के लेवल्स की करीब उस टाइम पे एक रेजिस्टेंस इसमें रहेगी। हाउएवर अगर ये इस चैनल को रिक्लेम करता है, इसके अंदर ट्रेड करता है, तो फिर हम इसके अंदर एग्रेसिव मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ देखेंगे। जिस सूरत में हमने टारगेट लेवल जो शेयर करे थे वो ऑलमोस्ट ये जब ये चैनल ब्रेक हुआ टुवर्ड्स द अपसाइड वो अप्रोच होते हुए नजर आए। अब इसमें आइडियल स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि ये इसमें एक करेक्टिव वेव के बाद फर्स्ट इम्पल्स है, और इसमें सेकंड वेव अगर बनती है
करेक्शन में, तो इसमें एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। जो आइडियल सपोर्ट लेवल रहेगा फॉर फ्रेश एक्यूमुलेशन फॉर फ्रेश एंट्रीज नाउ, दैट वुड बी अराउंड 770 वेयर इट वुड बी रीटेस्टिंग दिस चैनल बॉटम। यहाँ पे रिस्क लो रहेगा 770 के लेवल्स के करीब अगर हम एक्यूमुलेशन करते हैं। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस राइट बिलो दिस चैनल सपोर्ट जो है वो प्लेस किया जा सकता है टुवर्ड्स द अपसाइड। हाउएवर वी बिलीव 860 के लेवल्स के करीब इसकी इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगी, व्हिच कैन बी इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग लेवल, followed by that I think 920 which was the recent top of the stock, that would act as the next resistance level. ओके अगर आप DGKC को देखें, सिमिलर टू गंधारा इंडस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस काफ़ी नेगेटिव रही है। क्यों रही आते हैं, देखा था लास्ट 2 वीक्स परफॉर्मेंस की काफ़ी आउट परफॉर्मेंस थी और इस हफ्ते लैगर्ड भी रहा है। पर अगर आप फंडामेंटली देखें तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एंटरप्राइज पर टर्न काफ़ी अट्रैक्टिव है और इवन इन टाइम्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशियो तकरीबन काफ़ी अच्छे लेवल्स पे है। पर टेक्निकल बेसिस आपको क्या चार्ट्स बता रहे हैं अबाउट DGKC? बिल्कुल, आई थिंक अगेन हम अगर डीजी खान की एक्टिविटी को देखें तो डीजी खान में हमने एक एक्सटेंडेड करेक्टिव वेव देखी, जिसमें ABC की फॉर्मेशन में ये नीचे आया और इसने 150 ऑलमोस्ट 145 से 150 के दरमियान अपने आप को बॉटम आउट करा। वहां से हमने इसके अंदर करेक्टिव वेव को एंड होता हुआ देखा और एक नई इम्पल्स वेव को, करंट डेटा को अगर हम कंसिडर करें तो बज़ाहिर ये लगता है कि नई इम्पल्स वेव को स्टार्ट होता हुआ देखा है। अब इसमें जो वेव 1 बनी है उसका टॉप लगा था अराउंड 205 के लेवल्स। उसके बाद वहां से हमने इस ओवरऑल इम्पल्स वेव के अंदर देखना था कि ये एक करेक्टिव वेव यहाँ पे इंटरनली अनलॉक होगी और डिप्स पे जो है वो एक एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में मिलेगी। तो आई थिंक हमने यही देखा कि इसने 175 की जो एक सपोर्ट थी जो हमने प्रीवियसली मेंशन करी थी, जब हमने लास्ट टाइम स्टॉक को डिस्कस करा था, ऑलमोस्ट उन लेवल्स को अप्रोच करा फ्राइडे के सेशन में और वहां से इंट्राडे में हमने रिकवरी देखी वेयर द स्टॉक क्लोज्ड विद एन अपसाइड ऑफ ऑलमोस्ट 3 रुपीज येस्टरडे। तो व्यूज में यही रहेगा कि अगर कोई भी डिप होता है फॉर फ्रेश एक्यूमुलेशन, अगेन ये सपोर्ट लेवल्स वुड बी फ्रेश एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी। इंटरनल वेव 2 में इसको जो है वो एक्यूमुलेट करना चाहिए टुवर्ड्स द अपसाइड। फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, इसमें व्यू ये रहेगा कि 195 के लेवल्स के करीब जो एक रेजिस्टेंस हमने प्रीवियसली मेंशन करी थी, दिस वुड एक्ट एज रेजिस्टेंस। फॉलोड बाय दैट आई थिंक इसका जो एक प्रीवियस असेंडिंग चैनल था जो हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करा हुआ है, उसको ये रिटेस्ट कर सकता है 210। तो 195 फॉलोड बाय 210, ये दो लेवल्स इसके लिए प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स रहेंगे। अच्छा, अगर आप PTC को देखें, PTC आई थिंक लास्ट ईयर तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। वैसे हम देखें काफ़ी टाइम से परफॉर्मेंस काफ़ी रेंज बाउंड रही है और इस हफ्ते भी इसकी परफॉर्मेंस तकरीबन 4% नेगेटिव रही है कंपेयर टू 2% मार्केट की जो परफॉर्मेंस नेगेटिव थी। हमें यही पता है कि आपकी जो 5G ऑक्शन भी होगा गोइंग फॉर, इसकी बेनिफिट होगा 5G ऑक्शन का ऑन PTC। उसके रिजल्ट भी आ गए, रिजल्ट भी काफ़ी डिसेंट था। हमने ये भी देखा रिजल्ट में कि इसके जो अकाउंट्स में रिफ्लेक्शन हुई टेनओवर की इन बोथ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। पर टेक्निकल बेसिस अगर इसका हम सपोर्ट देखें या रेजिस्टेंस देखें या चार्ट्स क्या बता रहे हैं, थोड़ा बताएंगे, एलैबोरेट करेंगे फॉर इन्वेस्टर्स? बिल्कुल, आई थिंक इसमें भी हम अगर हम ओवरऑल इसके वेव पैटर्न्स को देखें, उसका आइडिया लें और उसके बाद फिर शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स में मूव ऑन करें, इट वुड हेल्प अस अंडरस्टैंड कि व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इन PTC। PTC में हमने एक 5-वे फॉर्मेशन का टॉप देखा था नियर 70। उसके बाद अगेन ये काफ़ी एग्रेसिव 5-वे फॉर्मेशन थी, जिसके बाद हमने इसके अंदर ABC में करंट डेटा सेट को एज्यूम करते हुए हमने ये देखा है कि एक करेक्टिव वेव अनलॉक हुई और उसमें इसने अपने एक चैनल को ऑलमोस्ट एक डॉटेड ट्रेंड लाइन है उसको रीटेस्ट करा, वहां से रिकवर करा अगर आप यहाँ पे देखें, और जो इसका एक काफी वैलिड असेंडिंग चैनल था उसको ऑलमोस्ट इसने अप्रोच करा था नियर 46-47, बट उससे पहले ही इसमें जो है वो रिकवरी आ गई थी। तो इसमें भी अगेन यही व्यू रहेगा करंट डेटा को एज्यूम करते हुए कि अगर इसमें करेक्टिव वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई है तो इसके अंदर हम एक नई 5-वे फॉर्मेशन की जो है वो शुरुआत होती हुई देख सकते हैं, जिसमें हमने एक वेव बनती हुई देखी है टुवर्ड्स द अपसाइड, जिसका हाई लगा था नियर 58.559। अब ये इसमें डिप आया है और ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट लेवल इज अराउंड 51 to 51.5, which is a fresh accumulation opportunity अगर PTC इन लेवल्स को टेस्ट करता है। आज फ्राइडे को भी जो है वो इन्हीं लेवल से हमने रिकवरी बनती हुई देखी थी टुवर्ड्स द अपसाइड। हाउएवर वी बिलीव 57 के लेवल्स की करीब ये क्लोजिंग नहीं दे पाया था जब भी इसमें रिकवरी आई है इन लास्ट 2 मंथ्स। अगर आप लास्ट 2 मंथ्स की ट्रेडिंग को ऑब्जर्व करें तो 57 वुड बी इनिशियल प्रॉफिटिंग लेवल फॉर द स्टॉक। हाउएवर अगर इस दफा ये 57 के लेवल्स को ब्रेक करता है विद वॉल्यूम्स और इसमें हम एक ब्रेकआउट लगता हुआ देखते हैं तो ये करंट रैलीज की एक्सटेंड हो सकती है टुवर्ड्स 61। थैंक यू शर्जील, और अब हम चलते हैं एक्सपर्ट्स टेक की तरफ।
फ्राइडे को हमने देखा कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान आने का उनका ऐलान हुआ और अब गोइंग फॉरवर्ड उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है अगर कोई चीज़ फर्दर गोइंग मटीरियलाइज होती है। शहबाज, व्हाट्स योर टेक? और आप देखिए नेक्स्ट वीक काफ़ी मेन इवेंट्स है। अगर आप सबसे पहले फोकस करें मॉनेटरी पॉलिसी में, वो मंडे उसकी अनाउंसमेंट है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटस को रहती है तो आई थिंक मार्केट उसको सेलिब्रेट कर सकती है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट में कुछ हाइक होता है मोर देन 50 बेसिस पॉइंट तो मार्केट उसको नेगेटिव लेगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमने देखा है कि हो सकता है कि ओवर द वीकेंड जो हमने अभी जिक्र भी करा कि आपकी यूएस डेलीगेशन, ईरान की डेलीगेशन आ रही है, इसमें कोई अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी तो मार्केट उसको एक सेलिब्रेट कर सकती है और मार्केट में कुछ रिलीफ रैली हो सकती है। और आप ये भी फोकस करें कि नेक्स्ट वीक काफ़ी मेन स्टॉक्स के रिजल्ट्स हैं और हो सकता है अगर कुछ रिजल्ट्स बिलो एक्सपेक्टेशंस आएंगे तो मार्केट भी उस तरह रिएक्ट कर सकती है। सो आई थिंक ओवरऑल मेरा ये टेक होगा, अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपकी यूएस और ईरान में कोई डेवलपमेंट होती है तो मार्केट एक रिलीफ रैली हो सकती है। पर आई थिंक ये भी आपको देखना है कि जो आपके प्री वॉर लेवल्स जो थे आपके इंडेक्स के थे अबाउट 168,000 वो आपके ब्रीच हो गए। सो अगर यहाँ से अज्यूमिंग कि मार्केट बहुत सेलिब्रेशन होती है कि मार्केट की रिलीफ रैली होती है सो सिचुएशन देखते हुए, स्टॉक्स को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग भी करनी चाहिए। थैंक यू शहबाज। दैट्स इट फॉर टुडेज शो। अब आपसे मुलाकात होगी कमिंग वीक में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।